नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम कैबिनेट के बड़े फैसले में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने देश की 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को तोहफा दिया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए 100 रुपए सब्सिडी बढ़ा दी है। खास बात है कि इससे पहले रक्षाबंधन पर 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी देने का ऐलान किया गया था और अब दिवाली से पहले इसे बढ़ाकर 300 रुपए करने की घोषणा की गई है। यानी अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को एलपीजी का एक सिलेंडर करीब 600 रुपए में मिलेगा। मोदी कैबिनेट की बैठक सिर्फ महिलाओं के लिए ही खुशखबरी लेकर नहीं आई, बल्कि आज किसानों को भी नई सौगात मिली है। कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी मिल गई है। इससे हल्दी का उत्पादन करने वाले किसानों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। वहीं साथ में कैबिनेट की बैठक में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी के पानी के अलग अलग बंटवारे को भी मंजूरी मिली है। साथ ही तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का भी फैसला लिया गया है। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में मोदी कैबिनेट में लिए गए सभी बड़े फैसलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए जो 100 रुपए की सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया गया है उस पर क्या कहा। रक्षाबंधन के अवसर पर छूट दी गई, 200 रुपये कम किए गए। तब रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये की सब्सिडी एज इट इज़ चलती रही तो उनको 700 रुपये का पड़ता था। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपये की बजाय अब 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का ये निर्णय किया गया है। इस तरह से रक्षाबंधन के बाद अब दिवाली पर भी मोदी सरकार ने देश की 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को तोहफा दिया है और वो तोहफा ये है कि उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर अब 100 रुपए सस्ता हो गया है। पहले 200 रुपए सस्ता किया गया था, अब 100 रुपए और भी सस्ता हो गया, यानी 300 रुपए सस्ता हो चुका है। आज हम कैबिनेट में लिए गए अन्य बड़े फैसलों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं उज्ज्वला योजना में बढ़ाई गई सब्सिडी की। और इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं संदीप दास, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ प्रोफेसर अश्विनी महाजन भी होंगे, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। और पहला सवाल मेरा यही है कि रक्षाबंधन पर पहले 200 रुपए की सब्सिडी बढ़ाई गई, अब दिवाली से पहले 100 रुपए की और सब्सिडी बढ़ा दी गई है। यानी जो उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको अब सिलेंडर सीधे सीधे 300 रुपए सस्ता पड़ेगा। यानी सिर्फ 600 रुपए के अंदर, करीब 600 रुपए के अंदर एक सिलेंडर मिल जाएगा एलपीजी का। तो ये कितनी बड़ी सौगात आप इसको मानते हैं? क्योंकि अब देखिए जो मार्केट प्राइस है करीब अभी जो 14 केजी का जो सिलेंडर है बेसिकली वो करीब 903 रुपए का है, तो उनको 603 रुपए में मिलने वाला है जी। जो उज्ज्वला के 9 करोड़ महिलाओं को बेसिकली जो हाउस होल्ड बजट है उसको देखते हुए ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है कि उसको जो प्राइस राइस है उसको इंसुलेट करने के लिए ये कदम लिया गया है। और जैसे हाउस होल्ड कॉस्ट है, क्योंकि जो एलपीजी सिलेंडर है वो काफी मतलब जो फूड प्रिपरेशन जो कॉस्ट है वो रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि ईंधन जो है, जो एलपीजी सिलेंडर का जो खर्चा है बहुत बड़ा एक खर्चा होता है। 14 4-5 फैमिली मेंबर है तो ये बहुत बड़ा राहत है कि एक तो सब्सिडी पार्ट है, एक तरफ मैं जानकारी दी है कि ये जो रेट है ये एटलीस्ट मार्च 2024 तक रहेगा ये रेट, तो हमारी जानकारी मिला है। तो ये बहुत बड़ा राहत है जो हाउस होल्ड खर्चे और जो इन्फ्लेशन और उस जितना भी है, क्योंकि ये जो एलपीजी का सब्सिडी है ग्लोबल प्राइस को भी डिक्टेट करता है, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं काफी कुछ, बट स्टिल गवर्नमेंट उसको कुशन दिया है 9 करोड़ पर कि नहीं आपको 600 रुपया ही देना पड़ेगा। खासकर अगर ग्रामीण इलाकों की संदीप जी बात की जाए तो जो ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं उनके लिए कितनी बड़ी बात है कि सिलेंडर जो है वो पिछले 2-3 महीने के अंदर ही 300 रुपए सस्ता हो गया है। तो ये कितनी बड़ी रक्षाबंधन के टाइम में 200 रुपए कम अनाउंसमेंट किया था, आज 100 रुपए करके 300 रुपए का अनाउंसमेंट हुआ है। ये बहुत बड़ा सौगात है कि ग्रामीण पदाधिकारी की यही उज्ज्वला प्रोग्राम का यही मकसद था कि जो लकड़ी जलाते थे उसका जो हेल्थ इम्पैक्ट था उसको एलपीजी में शिफ्ट किया जाए। 9 करोड़ कोई कम रकम नंबर नहीं है, ह्यूज
मतलब 9 करोड़ महिला को मिल रहा है। मतलब ये बहुत, आई थिंक वन ऑफ द 9 बिगेस्ट करोड़ 60 लाख महिलाएं, अभी और भी ज्यादा कनेक्शन देने की बात हो रही है, तो करीब देने की करीब हम बात मान हो- लें 10 करोड़ महिलाएं, 10 करोड़ यानी लोग, 10 करोड़ 10 करोड़ परिवार हो जाते हैं। परिवार। एंड वही परिवार है जो सबसे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्टर हम मान जी सकते हैं बेसिकली। जी तो उनको एक बहुत बड़ा राहत मिलेगा। और जो कि क्योंकि ज्यादा बढ़ने से एक डर ये था कि अगर सब्सिडी, अगर प्राइस ज्यादा बढ़े एलपीजी सिलेंडर को, फिर लकड़ी की तरफ ना जाए ईंधन के रूप में। तो ये एलपीजी सिलेंडर जब सरकार ने कोशिश की कि एलपीजी से सब्सिडी मिले, ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है हेल्थ एस्पेक्ट में। ऑल्सो जो हेल्दी, क्योंकि एलपीजी बहुत हेल्दियर कुकिंग मीडियम है जी देन आप लकड़ी का इस्तेमाल करें, और कम दाम में भी मिल रहा है। 600 रुपए मिल रहा है, जो 900 एक्चुअली एग्जैक्टली 603 रुपए में मिलेगा। 903 रुपए का प्राइस कॉस्ट है, एक्चुअल हाँ प्राइस। तो ये बहुत बड़ा एक कदम है, जो कि जो इतना परिवार, 10 करोड़ परिवार को उसका जो एटलीस्ट अभी तक का जो खबर मिला है, मार्च तक का, क्योंकि मार्च तक का उनका कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये चीज़ जानना चाहता हूं कि अगर ये पूरे हम उज्ज्वला योजना की बात करें तो ये कितनी बड़ी क्रांति, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दूसरे मेहमान हमारे प्रोफेसर अश्विनी महाजन, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ में। आपके जुड़ने से पहले हम यही चर्चा कर रहे थे कि कितनी बड़ी सौगात है। वही सवाल मेरा आपसे भी है कि जिस तरह से 3 महीने के अंदर पहले 200 रुपये कीमत कम की गई उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए, अब 100 रुपये और कम कर दी गई, यानी पूरे 300 रुपये की कीमत अब कम हो गई है। 600 रुपये के आसपास जो है अब एक एलपीजी का सिलेंडर एक परिवार को मिल जाएगा। ये कितनी बड़ी सौगात इसे हम माना जाना चाहिए, अश्विनी जी? देखिए, ये उज्ज्वला योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था जी कि जो बहुत गरीब महिलाएं हैं, वह परिवार हैं, उनको कैसे इस क्लीन फ्यूल का लाभ मिले। क्योंकि जो सबसे ज्यादा समस्या है वो जी जो लकड़ी से या कोयले से जो ईंधन का इस्तेमाल करके जो कुकिंग होती है, उसके कारण जो धुआं है, धुएं के कारण सबसे ज्यादा गरीब बहनों को ही इसका नुकसान होता है। और ये देखने में आया है कि इस बारे में बहुत रिसर्चेस भी हुई हैं कि जैसे जैसे ये क्लीन फ्यूल आ रहे हैं, वैसे वैसे महिलाओं में जो दमे की और सांस की बीमारियां कम हो रही हैं। यानी जो हम 500 रुपए की अभी सब्सिडी कुल मिलाकर के उज्ज्वला स्कीम के लोगों को दे रहे हैं, उसका जो लाभ होगा वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा वो लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा था कि चूंकि उनके पास क्रय शक्ति कम होती है, इसलिए वो सिलेंडर नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन अगर सिलेंडर सस्ता होता है तो पहले वो 3.7 एवरेज आ रही थी उज्ज्वला योजना के तहत। रिफिल की आप बात कर रहे हैं, सिलेंडर रिफिल कराने की बात कर रहे हैं? हाँ, 3.7 सिलेंडर्स जो ऑन एवरेज फिल हो रहे थे। अब चूंकि इसकी कीमत लगभग आधी रह गई है, तो इसका मतलब यह है कि अभी उनके पास जो क्रय शक्ति होगी उससे वो 6 सिलेंडर फिल करा सकेंगे। यानी कुल मिलाकर के अपनी पूरी आवश्यकता इससे पूर्ण कर सकेंगे। और साथ ही साथ लकड़ी और कोयले का इस्तेमाल अब कम होगा, ताकि धुआं भी कम होगा और उससे बीमारियां भी कम। अश्विनी जी, ये जानना चाहूंगा कि हम मोदी सरकार तो समय समय पर महिलाओं और किसानों के लिए कई योजनाएं लेकर आती रही है, लेकिन ये जो उज्ज्वला योजना थी, ये कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है? कितनी महत्वपूर्ण योजना इसको आप मानते हैं, अगर हम पूरे इस योजना के उसमें बात करें तो? देखिए, जो अनुभव आ रहा है वो दूर दराज के क्षेत्रों में, जहां पर अभी गैस सिलेंडर पहुंचे भी नहीं थे, अब इसके माध्यम से पहुंचे। और उसके बाद एक बड़ी बात ये थी कि उनके पास चूंकि क्रय शक्ति कम होती, क्योंकि गरीब लोगों के पास स्वाभाविक है, लेकिन उस क्रय शक्ति को बढ़ाने का एक काम जो है वो इस तरह से किया गया है कि जो पहले सिलेंडर 1100 रुपए का हुआ करता था, अब वो मात्र 600 रुपए में उनको उज्ज्वला के बेनिफिशरीज को मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे स्वास्थ्य तो बेहतर होता ही है, सरकार का स्वास्थ्य पर जो होने वाला खर्च है वो भी कम होता है। यानी ये डबल बेनिफिट इस समय लोगों को भी मिल रहा है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, और सरकार के खर्च में भी कमी आएगी इस प्रकार से। जी, तो अश्विनी जी, इस तरह से अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, अगर किसानों के पास हर महीने ये एक्स्ट्रा जो पैसा बच रहा है 300 रुपये, और तमाम तरह की योजनाओं से जो पैसा बच रहा है, तो इसका क्या असर देखने को भविष्य में देखने को मिलता है? देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी बदलाव आया है। अभी यूएनडीपी की भी एक रिपोर्ट आई है कि हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी सबसे ज्यादा थी। तो अभी यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के तहत 37 करोड़ लोग थे,
अब वो मात्र 23 करोड़ लोग रह गए हैं। यानी 5 ही सालों में इतना बड़ा बदलाव इसलिए आया क्योंकि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में घर निर्माण किए, जो लोग घरों से वंचित थे, उनको पक्के घर मिले। इसके साथ ही साथ पीने का पानी, बिजली और तमाम प्रकार की दूसरी, और उज्ज्वला योजना के तहत क्लीन फ्यूल और ऐसे जो योजनाएं हैं, इससे जो जीवन स्तर है वो बेहतर होता है। और स्वाभाविक है, आमदनी कम होने पर भी यदि बाकी सुविधाएं हैं तो उससे जीवन स्तर बेहतर होगा। और साथ ही साथ अगर मान लिया इस प्रकार की स्वच्छता और सब चीजों से लोगों को राहत मिल जाएगी तो उससे वो ज्यादा, जैसे अभी उज्ज्वला योजना के तहत अगर महिलाओं को ये गैस सिलेंडर मिला तो उसके कारण जो समय बचत होती है, जो पानी अगर घरों में आ गया उसके कारण जो समय की बचत होती है, उस समय का उपयोग ज्यादा लाभकारी कार्यों में और उत्पादक कार्यों में बहनें लगा सकती हैं। तो इस प्रकार का एक बड़ा लाभ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ऊपर लाने में इसके कारण ये जो योजनाएं आती हैं उसके कारण होता है। संदीप जी, मैं अक्सर देखता हूं कि जब भी जो पिछले 1-1.5 साल से जो है जो विपक्षी दल हैं वो बार बार महंगाई को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन जब इस तरह की घोषणाएं की जाती हैं और महंगाई कम होती दिखाई देती है तो उस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आती हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जनरली क्या होता है, जो ऑब्वियसली जो अपोजिशन होता है वो हमेशा क्रिटिसाइज करना उनका मकसद होता है। तो बट ये सब्सिडी स्कीम क्या होता है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है इसको बेसिकली वो कह सकते हैं कि डायरेक्टली 10 करोड़ लोग को बेनिफिट पहुंचा रहा है। और तो इसलिए जनरली जो अपोजिशन का रोल है, कभी सराहनीय कदम शायद बहुत कम रेयर देखने को मिलता है कि सरकार का कदम, पर्टिकुलरली जब पूरा विश्व इन्फ्लेशन के मार में जकड़ रहा है। हालांकि भारत का स्थिति काफी बेहतर है। आप देखिए फ्रूट्स वेजिटेबल कोई प्राइस देखोगे, क्यों कंपेयर विद ग्लोबल सिनेरियो काफी कम है प्राइस। उसके ऊपर से आप अगर एलपीजी का सिलेंडर प्राइस अगर कम करते हो तो पूरा जो फूड सिस्टम है, फूड का जो खर्चा है, सबसे बड़ा एक खर्चा है, उसमें काफी कम होता है। एंड वो कम होने से वजह से एक हेल्दी परिवार उसमें होता है। एंड क्योंकि अब ग्लोबल इन्फ्लेशन आप सब जानते हैं कि कितना ऊपर है, और भारत के बिकॉज ऑफ भारत की नीति और भारत के बहुत सारे मेजर्स जो गवर्नमेंट लिए उसके वजह से काफी राहत मिला चुका है। एंड हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है काफी कम है, तो उसको वो भी राहत मिलता है गरीबों को। 10 करोड़ फैमिली मतलब सबसे, और वो भी इकोनॉमिकली जो सबसे लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक, संदीप जी और अश्विनी जी आप बने रहिए। अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कैबिनेट के उस फैसले की जिसके बाद तेलंगाना के किसानों को एक खास खुशी मिली है। देते हैं एक छोटा सा ब्रेक। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज कैबिनेट की बैठक में हल्दी किसानों के लिए भी एक नई सौगात का ऐलान हुआ है। कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली है। खास बात है कि पिछले काफी समय से हल्दी पैदा करने वाले किसान हल्दी बोर्ड की स्थापना की मांग कर रहे थे। अब इस मांग को मान लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार हल्दी के निर्यात के लिए $1 बिलियन का लक्ष्य निर्धारित किया है और उस लक्ष्य को जल्दी ही प्राप्त कर लिया जाएगा। हल्दी का महत्व क्या है, टर्मरिक का उपयोग क्या है, उससे क्या क्या गुण है, उसका पता भी चला। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, खपत करने वाला और निर्यात करने वाला
सबसे बड़ा ऐसा देश है। जो हम 1600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं, इसका लक्ष्य रखा है लगभग 8400 करोड़ तक जाने का। 1 बिलियन US डॉलर तक इसको लेकर जाएंगे और ये टारगेट पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल ही अपने भाषण में नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाने की घोषणा तेलंगाना में एक सभा के दौरान की थी और आज उसकी नोटिफिकेशन भी की गई है। तो आपने देखा कि इस तरह से अब नेशनल हल्दी बोर्ड बनाया जाएगा। संदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि किसान काफ़ी दिनों से नेशनल हल्दी बोर्ड बनाने की मांग कर रहे थे और खासकर तेलंगाना के किसानों की ये मांग थी। अब ये फैसला हो गया, ये कितना बड़ा कदम है? देखिए, पहले क्या होता था कि टर्मरिक बोर्ड जो हल्दी का जो स्टेट थे वो स्पाइसेस बोर्ड के अंडर में आता था। बट अभी जब सेपरेट बोर्ड होने से, क्योंकि हर स्पाइसेस, जीरा, हल्दी अलग अलग एक चीज है, तो बोर्ड बनने से बहुत सारे किसान, क्योंकि करीब 75% से 80% जो प्रोडक्शन होता है भारत का प्रोडक्शन है, 78% दुनिया भर की हल्दी भारत में पैदा होती है। 70% हल्दी का जो मतलब, और जो फार्मर्स भी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब राज्यों में, हालांकि 20 राज्यों हल्दी प्रोड्यूस करते हैं, तब मेजरली तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों में सबसे ज्यादा होता है। तो इसके वजह से जो नया रिसर्च बनेगा, क्योंकि जो लक्ष्य रखा गया, तो एम है जो करीब 1600 करोड़ से $1 बिलियन ले जाने का, करीब 8300 करोड़ और 400 करोड़ ले जाने का, वो बेनिफिट पहुंचाए। क्योंकि ये हल्दी एक ऐसा एक क्रॉप है, इसको मतलब उसको किसान को बहुत फायदा होता है। कोई भी आप स्पाइसेस लोगे, जो किसान है, स्पाइसेस, टर्मरिक, हल्दी ले लीजिए, और या कार्डमम, और कोई भी अपने जीरा ले सकते हैं, उसका बहुत सारा हाई वैल्यू क्रॉप होता है ये सब चीज। अगर इसमें रिसर्च करा, फोकस रिसर्च होगा, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसमें वैराइटिकल डेवलपमेंट भी काम हो पाएगा। तो उसके वजह से अल्टीमेटली फार्मर्स इनकम बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एंड प्रोडक्शन हम लोग को भी वैरायटी ऑफ हल्दी, क्योंकि इंडिया इज बहुत सारा वैराइटल ये देश है, काफी सारा वैरायटी तो हल्दी मिलता है यहाँ। तो अगर दर्शकों को एक आम भाषा में समझना हो, तो आखिर बोर्ड की जरूरत क्यों होती है? अगर हल्दी बोर्ड बन जाएगा तो कैसे उससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, या हल्दी की प्रजातियां कैसे सुधरेंगी, हल्दी का उत्पादन कैसे बढ़ेगा? ये बोर्ड किस तरह से काम करता है संदीप? बेसिकली ये जो बोर्ड ऐसे काम करता है, क्योंकि बोर्ड में आप देखोगे, बोर्ड में सब एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का बोर्ड पे आयुष का मेंबर रहेंगे और फार्मर्स रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, काफी राज्यों का जो प्रोड्यूसर है वो सब रहेंगे। तो उसमें वैराइटल डेवलपमेंट के बारे में बात होगा, कैसे उसको एक्सपांड किया जाए, क्या क्या कमियां है करंट जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में, उसको सुधारने के लिए फोकस वे में होगा। पहले जो स्पाइसेस बोर्ड था वो बहुत बिखरा हुआ है, बहुत सारे कमोडिटी वो हैंडल करता है स्पाइसेस बोर्ड, 5-6 कमोडिटी। तो ये फोकस तरीके से रिसर्च हो पाएगा, सो दैट नया क्रॉप आ सके, नया वैरायटी वहां आ सके, और एक्सपोर्ट में क्या क्या चैलेंजेस है वो सब डील कर पाएगा। एक बेसिकली फार्मर सेंट्रिक बॉडी, फोकस बॉडी होने से ऑब्वियसली आपका फायदा ही होता है वो पूरा, ठीक, फार्मिंग कम्युनिटी। ठीक है प्रोफेसर महाजन, जो आज केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 2030 तक हल्दी का जो निर्यात है वो भारत $1 बिलियन तक पहुंचाना चाहता है। और खासकर हमने देखा कि कोरोना के बाद से देखा जाए तो भारत में तो हमेशा से हल्दी का प्रयोग होता रहा है स्वास्थ्य के दृष्टि को देखते हुए, लेकिन कोरोना के बाद एक बार और महत्व बढ़ा है। तो ये जो $1 बिलियन का जो लक्ष्य है, ये कितनी बड़ी बात है अगर देखा जाए तो? देखिए, हल्दी के किसान बड़े लंबे समय से हल्दी बोर्ड की मांग कर रहे थे और पूर्व की सरकारों के सामने भी उन्होंने ये विषय रखा, और तब ये कहा कि जैसे बात आई कि स्पाइसेस बोर्ड तो है ना, तो आपको हल्दी बोर्ड की क्या जरूरत है। किसानों ने कहा कि हल्दी एक बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में, पूरी दुनिया के लिए हम हल्दी पैदा करते हैं। तेलंगाना के किसान ही नहीं, महाराष्ट्र के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, तमिलनाडु के किसान हल्दी पैदा करते हैं, और हल्दी वहां एक ट्रेडिशन है पैदा करते हैं। और उसके लिए जरूरी है कि अगर किसान को सही उपज का मूल्य मिलना है तो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एक्सपोर्ट के लिए सुविधाएं हैं कि नहीं हैं, और हल्दी का जो किस्म है उसको बेहतर करने के लिए, और इसके लिए किसानों की मांग के कारण ही एक हल्दी का डेवलपमेंट एक इंस्टीट्यूट भी बना, और वो तेलंगाना में बना। तो ऐसे कुल मिलाकर के बहुत बड़ी मात्रा में चीजों को करने की जरूरत है,
और जो हल्दी की एक्सपोर्ट है उसमें बहुत संभावनाएं हैं। दुनिया भर के लोगों को हल्दी का महत्व समझ में आ रहा है और दुनिया में बहुत बड़ी मांग है। जब तक हम इस मांग की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तब तक, अब आप ये देखिए कि हल्दी बोर्ड में आपको क्या दिक्कत थी। बहुत पूर्व की सरकारों के बारे में मैं बात करता हूँ, आपके पास टोबैको बोर्ड है, आपका कॉयर बोर्ड है, तमाम प्रकार के और टोबैको तक के बोर्ड है, तो हल्दी का बोर्ड तो बनना ही चाहिए था। तो किसानों की एक बहुत बड़ी मांग थी। मुझे लगता है कि तेलंगाना के किसान जो दिल्ली तक आकर उन्होंने संघर्ष किया उस समय, लेकिन उस समय उनकी मांग नहीं मानी गई, लेकिन इस सरकार ने ये मांग मान ली गई है। मैं आप ये चर्चा को यहीं विराम देना चाहूंगा, समय का अभाव है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बताएंगे मोदी कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। वाह भैया, थारी तो घनी धाकड़ पहचान से। अरे वाह मयंक, थारी तो धाकड़ पहचान हो रखी से। आजकल तो बड़े धाकड़ों से घनी पहचान हो रही हमारे मोहल्ले वालों की। सही कहे। हमारी भी लग जाती सरकारी नौकरी अगर लोगों की तरह किसी धाकड़ आदमी से हमारी जान पहचान होती। हाँ भाई, धाकड़ से पहचाने में। भाई कौन है यो धाकड़? ताऊ या मामा? अरे न ताऊ न मामा, धाकड़ है मोदी जी और मनोहर लाल जी। उन्होंने बिना खर्ची पर्ची के मेरिट पर भर्ती कराई। तेरी और तेरे दोनों साथियों की भी लग सकती है अगर मेरिट हो। अब हरियाणा में खर्ची और पर्ची का झंझट हुआ खत्म। सरकारी नौकरी में भर्ती की प्रक्रिया को आसान बनाया। हरियाणा में अब मेरिट पर मिलती है हर नौकरी। मेरिट पर 1,10,000 भर्तियां हुई और 60,000 नौकरियों में भर्ती का काम है जारी। धाकड़ हरियाणा, जो ठाना वो कर दिखाया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मोदी कैबिनेट की बैठक तेलंगाना के लिए एक और नई सौगात लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कृष्णा नदी के जल बंटवारे पर केंद्रीय कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल बंटवारे के लिए समाधान के लिए नए नए टर्म ऑफ रेफरेंस देने का ऐलान किया है। इसके तहत अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए जो तय किया गया था पानी के हिस्से में, अब जो पानी का हिस्सा अविभाजित आंध्रा के लिए तय किया गया था, उस पानी को इन दोनों राज्यों के बीच में अलग अलग बांटा जाएगा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने चारों राज्यों के बीच से गुजरने वाली इस कृष्णा नदी के जल बंटवारे को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार के समक्ष एक बार फिर अपनी मांग की और सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को अप्रोच किया। इसी परिप्रेक्ष्य में सेकंड कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच कृष्णा नदी जल विवाद के बंटवारे के लिए समाधान के लिए नए टर्म ऑफ रेफरेंस देने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल अविभाजित आंध्र प्रदेश को कृष्णा नदी से आवंटित जल में से दोनों राज्यों के लिए बंटवारा करेगा जल का, और ये दोनों राज्यों में कार्यरत या निर्माणाधीन या भविष्य के लिए जो प्रस्तावित प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोजेक्ट वाइज वाटर एलोकेशन करेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अविभाजित आंध्र प्रदेश के गठन के वक्त तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रावधान किया गया था। आंध्र प्रदेश में पहली यूनिवर्सिटी बन चुकी है। वहीं पीएम के नेतृत्व में आज कैबिनेट ने तेलंगाना के लिए भी एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया है। तेलंगाना के गठन के बाद आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में ये प्रावधान था कि आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना दोनों राज्यों के लिए
एक एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, उसको स्थापना की जाएगी। आंध्र प्रदेश में इसकी पहले स्थापना हो चुकी है 2019 में। तेलंगाना में ज़मीन मिलने में बहुत लंबा समय लग गया, लेकिन अब जब वो ज़मीन मिल गई है तो अब केंद्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के चेयरमैनशिप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेयरमैनशिप में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश में 889 करोड़ की लागत से तेलंगाना में वन देवता जो है हमारे समकक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसको खोलने का निर्णय लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के मुलुगु जिले में ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 889 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का कैबिनेट में निर्णय किया है। उसके बाद निर्णय ही नहीं है, उस लगभग 889 करोड़ फर्स्ट फेज में एलोकेशन हुआ है। उसमें इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी मुलुगु, तेलंगाना में एक मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर भी है, उस गांव में इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का गठन करने का निर्णय हुआ है। मैं इसके ट्राइबल्स की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।